हेलो गाइस, वेलकम टू विद ऑनलाइन स्टडी। आई एम युवराज मलिक एंड आज मैं बात करने वाला हूँ केमिस्ट्री की, यानी रसायन विज्ञान की। और यह इस पर दूसरा वीडियो है और तीसरे वीडियो में या चौथे वीडियो में रसायन विज्ञान कंप्लीट कर दिया जाएगा। यह दूसरा वीडियो है, ठीक है। तो आज हम समझेंगे द्रव्य के बारे में, अणु परमाणु के बारे में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स के बारे में सभी थ्योरी, और इसके न्यूमेरिकल किस प्रकार सॉल्व किया जा सकता है। और इसका जो न्यूमेरिकल है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वाला, वो इस बार एग्ज़ाम में आ भी सकता है। दोस्तों, पहले तो मैं आपकी एक थ्योरी जो है उसको बता देता हूँ कि वो सही नहीं है। आपकी थ्योरी के अकॉर्डिंग सिर्फ आप सभी को अभिक्रिया वाला एकमात्र चैप्टर केमिस्ट्री का चाहिए, जो कि पिछली बार आया था। बट दिस इज़ नॉट ट्रू दोस्तों, कि इस बार भी एक ही क्वेश्चन और वही अभिक्रिया वाला आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। पिछली बार भी अभिक्रिया वाले क्वेश्चन के काफ़ी सारे आंसर थे। इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि केमिस्ट्री में लगभग 3 से 4 चैप्टर आप कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि इस बार हो सकता है कि कुछ अलग भी आ जाए। सिर्फ एक ही क्वेश्चन वही रिपीट होने वाला नहीं है। हालांकि हम वो चैप्टर भी बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, क्योंकि पिछली बार उसमें से क्वेश्चन आ गया था, इसी वजह से। और एक दिन का वो चैप्टर है, 10 मिनट में आपका पूरा चैप्टर वो कंप्लीट हो जाएगा, और उसे मैं सबसे लास्ट में लेने वाला हूँ, ठीक है। तो फिलहाल सेकंड चैप्टर चल रहा है मैटर, द्रव्य। इसको आप समझिए, 10 मिनट आप मुझे दे दीजिए और आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं द्रव्य क्या है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है और जिसमें भार होता है। कोई भी वस्तु जो स्थान घेर रही है और उसमें भार है तो वो द्रव्य होगा, अन्यथा द्रव्य नहीं होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। परमाणु और अणु क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करनी है कि परमाणु जो है वो द्रव्य की, किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है, और अणु परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, ठीक है दोस्तों। जो परमाणु है द्रव्य की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, लेकिन अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। परमाणुओं को इंग्लिश में एटम और अणु को मॉलिक्यूल बोलते हैं, ठीक है। यह डाल्टन परमाणुवाद के अकॉर्डिंग था कि जो परमाणु है वो द्रव्य की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है, ठीक है। यह डाल्टन परमाणुवाद के अकॉर्डिंग था। हालांकि यह पूर्णतः सच नहीं था, क्योंकि परमाणुओं से भी छोटी बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो कि द्रव मतलब परमाणु के अंदर भी काफ़ी ऐसी सूक्ष्मतम इकाइयाँ थी जो कि परमाणुओं से बहुत छोटी थी आकार में, ठीक है। इसके बाद बोहर परमाणु मॉडल आया, जिसने बोहर ने परमाणुओं के बारे में, एटम के बारे में सब कुछ बताया कि एटम का स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है। इससे पहले रदरफोर्ड ने सही स्ट्रक्चर बताया था, लेकिन उसको बोहर ने सही किया था, ठीक है। तो रदरफोर्ड और बोहर का जो मिला जुला रूप था वही परमाणु मॉडल सही कहलाया था, और वो उस प्रकार किस प्रकार से था वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो जो परमाणु होता है उसकी संरचना गोलाकार होती है, और उसके मध्य में नाभिक होता है, ठीक है। और नाभिक को हम पॉजिटिवली चार्ज, यानी धन नाभिक जो होता है वो धन आयन से युक्त होता है, पॉजिटिव होता है, और उसके चारों ओर कुछ कक्षाएं होती हैं, ठीक है। बहुत सारी गोलाकार कक्षाएं बनी होती हैं, और इन कक्षाओं के अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर हमारी पृथ्वी चक्कर लगाती है, उसी प्रकार नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। अंत में यही है कि नाभिक के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, और नाभिक के बाहर जो कक्षाएं हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और ये इलेक्ट्रॉन्स कभी भी अपनी जगह यानी अपनी कक्षा को नहीं छोड़ते। इनकी जो कक्षाएं हैं उनका जो ऊर्जा स्तर है वो फिक्स्ड होता है, ठीक है दोस्तों। तो यह बोहर का परमाणु मॉडल था, और रदरफोर्ड ने भी यही बताया था, ठीक है। रदरफोर्ड की जो कमियां थी वो बोहर ने दूर की थी। नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में। जो इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है कि इनकी खोज किस किसने की, ईंट पर नाच इसकी शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। ईंट पर नाच का मतलब है इलेक्ट्रॉन की जो खोज की है वो टी
यानी थॉमसन ने की है। टी से अगर हम देखें इंग्लिश वाला लेटर टी, थॉमसन अगर हमें लिखना होता है तो थॉमसन हम ऐसे लिखते हैं, टी से बनता है इसलिए ट लिखा हुआ है। पर यानी प्रोटॉन की खोज की है रदरफोर्ड ने, ठीक है। हालांकि गोल्डस्टीन भी माना जाता है, अगर ऑप्शन में दोनों है तब भी रदरफोर्ड आएगा, ठीक है, और नॉर्मली भी रदरफोर्ड आएगा। अगर रदरफोर्ड नहीं है सेकंड चांस में गोल्डस्टीन इसका सही आंसर आएगा। नाच, नाच में न मतलब न्यूट्रॉन और च मतलब चैडविक, चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, प्रतीक की बात करते हैं। प्रतीक चिन्ह जो हमारी केमिस्ट्री में बहुत ज़रूरी होते हैं। जितने भी एटम्स हैं, परमाणु हैं नए नए और जिनकी खोज की गई तो उन्हें प्रतीक दिया गया था। इसी प्रकार सोडियम को प्रतीक दिया गया Na का, ठीक है, और Na के पैरों में 11 लिखा है और इसके सिर पर 23 लिखा है। इसका क्या मतलब है कि जो नीचे लिखा होता है वो उसका नंबर होता है, यह Na का नंबर है, परमाणु नंबर, परमाणु क्रमांक, और जो ऊपर लिखा होता है वह उसका परमाणु भार होता है। याद रखेंगे, जो नीचे होता है वो परमाणु क्रमांक होता है, जिस परमाणु क्रमांक को हम Z से प्रदर्शित करते हैं, और जो ऊपर लिखा होता है वो क्या होता है, भार होता है, जिसे हम कैपिटल A से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। एक चीज और हम याद रखेंगे कि जो हमारा एटम है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं और उतने ही न्यूट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं। मान लो कि 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो प्रोटॉन भी 10 ही होंगे, और सॉरी ये मैंने गलत बोल दिया, न्यूट्रॉन सेम नहीं होते, उसका जो एटॉमिक क्रमांक है वो सेम होता है। एटॉमिक क्रमांक को हम Z से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और परमाणु क्रमांक, ये तीन चीजें इक्वल होती हैं। अगर किसी उसमें 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 ही प्रोटॉन होंगे और 10 ही उसका नंबर होगा, अर्थात उसका क्रमांक होगा। तो क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा एटम होता है वो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, इसलिए जितने नेगेटिव टर्म्स होंगे उतने ही पॉजिटिव टर्म्स होने जरूरी हैं, ठीक है। और न्यूट्रॉन से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि न्यूट्रॉन तो वैसे ही उदासीन ही होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम याद रखेंगे नीचे वाला ये होते हैं परमाणु क्रमांक जो कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के इक्वल होते हैं, और जो ऊपर है वो होते हैं परमाणु भार, यानी इसको A से प्रदर्शित करते हैं और इसको Z से। इसके बाद नेक्स्ट सूत्र हम देख लेते हैं, A इक्वल टू Z प्लस N, यानी परमाणु भार इक्वल टू परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉन्स की संख्या। और हमें पता है कि जो Z है वो इलेक्ट्रॉन्स के भी इक्वल होते हैं और वही प्रोटॉन्स के भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हम Z की जगह E भी लिख सकते हैं और Z की जगह पर P भी लिख सकते हैं। ये हमें ध्यान रखना है, जो A है वो परमाणु द्रव्यमान है और P जो Z है परमाणु क्रमांक है, E इलेक्ट्रॉन है, P प्रोटॉन है और N न्यूट्रॉन है, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि हीलियम परमाणु में कितने न्यूट्रॉन्स हैं, ये हमें बताने हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है और इसका जो प्रतीक है वो 2He4 होता है, अर्थात परमाणु क्रमांक 2 है और परमाणु भार 4 है। तो परमाणु क्रमांक अर्थात Z हमने 2 लिख दिया, परमाणु क्रमांक A से प्रदर्शित करते हैं उसे 4 लिख दिया, और ऊपर से A और Z वाला जो फॉर्मूला है वो हमने नीचे उतार लिया, A इक्वल टू Z प्लस N। A की वैल्यू रखी, Z की वैल्यू रखी और यहाँ से N की वैल्यू हमने निकाल ली। तो इस प्रकार इस फॉर्मूले से कि परमाणु द्रव्यमान बराबर परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉन्स की संख्या, यहाँ से हम कोई दो चीज़ें हमें गिवन होंगी और तीसरी चीज़ हम निकाल सकते हैं। याद रखें, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं और उतने ही हमारा क्रमांक होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आ सकता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि हम किसी भी जो एटम है उसमें कौन सी क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी मैंने लास्ट टाइम आपको मॉडल दिखाते हुए बताया था कि हर एटम की अपनी क्लास होती है, कि किसी में 1 क्लास होती है, किसी में 2 क्लास होती है, किसी में 3 क्लास होती है, किसी में 4 क्लास भी होती हैं। तो किस क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे और कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के थ्रू आता है, जिसने बोहरबरी ने
जिसको बताया था उसके लिए उन्होंने फॉर्मूला दिया था 2n²। ठीक है, फॉर्मूला समझाने का तो अब मेरे पास टाइम नहीं है, फॉर्मूला का सूत्र याद रखें 2n²। मैं डायरेक्ट ही आपको बता रहा हूँ। जैसे बीच में तो नाभिक होता है, नाभिक के बाद जो पहली क्लास होती है उसे K बोलते हैं, दूसरी क्लास को L, फिर M, N, O, P, Q, R, S, T सारी क्लास चलती रहती हैं। ठीक है, तो जो पहली क्लास में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 2 होते हैं। दूसरी क्लास में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 8 होते हैं। तीसरी क्लास में 16, चौथी क्लास में 32। इस प्रकार से चलता है और जो सूत्र है वो है 2n²। ठीक है, अब हमें डिसाइड करना है कि सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, सोडियम में किस क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इसी प्रकार से हम संयोजकता भी सीख सकते हैं, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे, संयोजकता, समस्थानिक, समभारी, और इसके अलावा काफ़ी कुछ हम अगली क्लास में भी करने वाले हैं। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में हम देख लेते हैं। हमें पता है सोडियम का जो नंबर है वो 11 है। आप 1 से 20 तक के नंबर्स याद कर लीजिए किस किस के हैं, ताकि आपको आसानी हो जाए। सोडियम का नंबर है 11। ठीक है, हमें पता है पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, तो हमने पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए। ठीक है, दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8, तो हमने दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रख दिए। ठीक है, फिर हमने 2 और 8 को काउंट किया तो 10 हो गए। बाकी कितने बचे, जितने बाकी बचेंगे वो अगली क्लास में आ जाएंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, हमने देखा कि सोडियम में कुल 11 होते हैं, तो हमने क्या किया, पहली कक्षा में 2 रख दिए। ठीक है, क्योंकि पहली कक्षा में तो 2 ही आ सकते हैं, दूसरी कक्षा में 8 ही आ सकते हैं, तो दूसरी कक्षा में हमने 8 रखे। हमने फिर इन दोनों को जोड़ लिया, इन दोनों को जोड़ के आया 10, और हमने देखा टोटल कितना है 11, तो एक बचा, जो बचा वो थर्ड कक्षा में आ गया। ठीक है, इसी प्रकार क्लोरीन 17, क्लोरीन के हैं 17, तो पहली क्लास में कितने आ गए, 2, दूसरी क्लास में कितने आ गए, 8, 8 और 2 10 हो गए। ठीक है, बाकी बचे कितने, 7, तो तीसरी क्लास में 7 इलेक्ट्रॉन आ गए। इसी प्रकार अगर मैं आपको n का बोलूं, n होते हैं 7। ठीक है, तो पहली क्लास में 2 आ गए, और दूसरी क्लास में 8 तो आ नहीं सकते क्योंकि ये नंबर छोटा है। तो जब पहली क्लास में 2 भर गए तो बचे कितने, 5, अगली क्लास में 5 फिल हो जाएंगे। जब तक यहाँ 8 नहीं होते तीसरी कक्षा में हम नहीं जा सकते। दोस्तों आपको करना क्या है, 1 से लेकर 20 तक के एटम्स के नाम जल्दी से याद कर लेने हैं कि 1 पर हाइड्रोजन है, 2 पर हीलियम है, 3 पर लिथियम है, 4 पर बेरियम, 5 पर बोरोन, 7 पर नाइट्रोजन, 8 पर ऑक्सीजन, 9 पर फ्लोरीन, 10 पर नियोन, 11 पर सोडियम, और 12 पर है Mg, 13 पर है Al एल्यूमिनियम, 14 पर सिलिकॉन, 15 पर फास्फोरस, 16 पर सल्फर जिसे गंधक भी कहते हैं, 17 पर क्लोरीन, और 18 पर है Ar ऑर्गन, 19 पर है पोटेशियम, और 20 पर है कैल्शियम। इन सभी को आपको याद करना है और आपको पता होना चाहिए। अगर O लिखा है तो सीधा आप बोल दो 8, Na लिखा है तो सीधा आप बोल दो 11, Cl लिखा है तो सीधा आप बोल दो 17, क्योंकि अगर Cl का 17 आपको पता लग गया तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी 17 होंगे और प्रोटॉन भी 17 होंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको इतनी पता लग जाएंगी। ठीक है दोस्तों, सो आप नेक्स्ट हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के आवेशों द्रव्यमान, जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स पर द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इस पे आवेश होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है तो उस पर -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम्ब आवेश होता है। आवेश को कोलम्ब C में नापते हैं। ठीक है, इसकी इकाई कोलम्ब होती है। प्रोटॉन में भी द्रव्यमान और आवेश देखें तो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, और इसका आवेश वही होता है जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का आवेश नेगेटिव होता है और प्रोटॉन का आवेश पॉजिटिव होता है। कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम्ब। ठीक है, अगर हम बात करें न्यूट्रॉन्स की तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी उतना होता है जितना प्रोटॉन का होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, और इस पर आवेश नहीं होता, मैंने बताया था न्यूट्रॉन उदासीन होता है। ठीक है, और उदासीन की वजह से इन पर कितना आवेश होता है, 0 आवेश होता है। ठीक है दोस्तों, सो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। आप देख रहे हैं विज़न ऑनलाइन स्टडी।
मैं हूँ युवराज मलिक। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसी लगी बताएं। इससे रिलेटेड जो प्रश्न है राइट, वो मैं आपको देने वाला हूँ, उसकी पीडीएफ मैं आपको दे देता हूँ, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी और आपके पास भी इतना टाइम नहीं है कि एक एक चीज़ डिस्कस करें। तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार के वो क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सो गाइस, ये वो वीडियो है जो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, और इसमें लगभग 20 के आसपास क्वेश्चन है, और सभी क्वेश्चन कभी ना कभी एग्जाम में जरूर आएंगे। जैसे प्रोटॉन की खोज किसने की, तो ईंट पर पै मतलब प्रोटॉन और रै से रदरफोर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है, और इस प्रकार के आप सभी क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, ठीक है, और ये सभी क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये फॉर्मूला आप बता सकते हो क्या होगा, कि इसमें लिखा है परमाणुविक संख्या Z और द्रव्यमान संख्या A में इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर है। तो हमें पता है जितने परमाणु की संख्या होती है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है, तो Z इसका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ये लगभग 20 क्वेश्चन, हाँ जी 20 क्वेश्चन है ये। ठीक है, और 20 क्वेश्चंस में आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर अप हो जाएंगे, और यही क्वेश्चन ही बार बार रिपीट हो रही है। इन 20 क्वेश्चन को आप एक बार देख लोगे, डेफिनेटली आपको ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा, और आपको पता भी लग जाएगा कि कितना आपने इस चैप्टर में समझा है। तो चैप्टर कैसा लगा दोस्तों बताएं, और नेक्स्ट चैप्टर में कोशिश करेंगे ज़्यादातर कवर अप हो जाए, और 4 चैप्टर में अभिक्रिया फिनिश कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर।